आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सर, कुरुक्षेत्र जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहां से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊं। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र में भारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था, उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है, आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठाया है इस बार, और यह सवाल इस बार उठाया है उनके घर के ही भीतर से, यानी जयराम रमेश। अमूमन जयराम रमेश इस तरह की बातें करते हैं, पर राहुल गांधी दूर की सोच रखते हैं। ये बात जयराम रमेश ने कही, लेकिन अभी जरूरत है चुनाव की चुनौती को समझने की। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में आगे के सोचने से नुकसान होता है या नहीं होता। इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि किस तरह से शिवसेना ने भी कटघरे में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी को। इन विषय पर हम बात करेंगे, आखिर कौन किसको नुकसान कर रहा है अंदर से ही। राहुल से क्यों खफा हैं जयराम रमेश? राहुल की चुनावी रणनीति पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का राहुल की रणनीति पर सवाल उठाना दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जहां जयराम रमेश मोदी की हवा निकालने में लगे थे, लेकिन बातों ही बातों में वो राहुल गांधी की खिंचाई कर बैठे। राहुल की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को आने वाले चुनाव पर फोकस करना चाहिए, जबकि राहुल ज्यादा आगे की सोच रहे हैं। राहुल गांधी सिस्टम की बात करते हैं, ढांचे की बात करते हैं, उसे बदलने की बात करते हैं, जबकि चुनाव सिर पर है। जयराम रमेश ने राहुल के उस स्टैंड को भी नाटक करार दिया जिसमें दागी सांसदों पर केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश को बकवास करार दिया गया था। बहरहाल कांग्रेस में नेता पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और फिर शुरू होता है मान मनौवल का दौर। कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी ने अध्यादेश पर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया और उसके बाद चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में भले ही राहुल के चाहने वालों की तादाद काफी ज्यादा हो, लेकिन ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं जो राहुल के तौर तरीकों से इत्तेफाक न रखते हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार जे.आर. शरण भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा 2 मेहमान और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। पर सबसे पहले आलोक जी, मैं चाहता हूं कि अमूमन ये बातें अब जयराम रमेश की ओर से कही गई हैं और वर्ड टू वर्बेटमली भी इसे कहा जाता है, और कई बात जो होती है बहुत दूर की कहते हैं कि उसे समझने वाली बात होती है। पर यहां पे जो बात कही गई वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए हो जाती है कि एक मुद्दा जो यहाँ पे उठाया, उन्होंने ये कहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, यानी यूपीए के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, तो उनका भविष्य है और वापसी कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर हार गए तो पस्त हो जाएंगे। इस तरह की बातें जब इस वक्त पे होती है और जयराम रमेश अगर ऐसी बातें कहती हैं, तो उसका अर्थ क्या निकाला जाए? सिद्धार्थ भाई, देखिए, मैं समझता हूं कि एक स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि इसके कोई बहुआयामी कोई इसके मल्टी डायमेंशनल कोई मीनिंग्स हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। एक कन्वर्सेशन के अंदर एक उन्होंने बात कही है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी बहुत दूर की सोचते हैं सिस्टम और ढांचे की, क्योंकि जिस तरह से परंपरागत ढांचा और सिस्टम पॉलिटिक्स में चला आ रहा है, राहुल जी हमेशा उस चीज़ के लिए फेमस रहे हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में भी सिस्टम को चेंज किया और आम लोगों को, आम परिवार के लोगों को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में मौका मिला। मैं समझता हूं उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं पर ये बात कही गई है। हाँ। इसके अलावा ज्यादा कोई तवज्जो वाली बात कह रहे हैं कि ठीक है, वो कहते हैं कि सिस्टम ढांचे की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा सिस्टम की बात करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जयराम रमेश ने कि वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ढांचे की बात कर रहे हैं, पर चुनाव सर पर है, ये बात भी उन्होंने कही। तो क्या सिस्टम और ढांचे की बात इस वक्त करना मुफीद नहीं लगता? देखिए, क्या इस तरह से भी सोचा जाए इसको? खराब मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं, पर फिर भी सिद्धार्थ भाई, देखिए किस परिप्रेक्ष्य में, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इंटरव्यू जब चलता है तो बात के साथ बात जुड़ती है। मैं समझता हूं कोई विशेष बात नहीं है कि उन्होंने कोई राहुल गांधी जी की आलोचना के एंगल से कोई इस तरह का विचार रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पर ठीक है। शरण जी, एक बात तो हमें यहां समझ में आई है, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी को स्टेटमेंट, ये वही रॉयटर्स है जहां नरेंद्र मोदी की भी बात हुई थी और कुत्ते का पिल्ला बयान आया था, तब शब्दशः पकड़ा गया था चीजों को। तो क्यों ना जयराम रमेश जी की बात को शब्दशः पकड़ा जाए और अर्थ यही निकाला जाए और उनकी बात को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं
कि और ज्यादा मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए, और ज्यादा कम्युनिकेटिव होना चाहिए, और हम सब जानते इतने कम्युनिकेटिव है नहीं ना राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं। देखिए सिद्धार्थ, जो हमें वी आर ऑल जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, और जर्नलिज्म में जो पढ़ाया जाता है कि इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखिए, तो मैं आज कहूंगा ये जो बयान है इसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए। ये बहुत पॉलिटिकल मायने रखता है ये जो आज स्टेटमेंट आया, इसलिए कि ये पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करने का है और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए कहा है कि आज रुपया सबसे ज्यादा गिरा है पिछले 3 महीने में, आज सेंसेक्स गिरा है, हमारी इकोनॉमी की बुरी हाल है, महंगाई की मार हम झेल नहीं पा रहे हैं। तो लोगों का जो केंद्र ध्यान हटाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया, और इसमें और कुछ भी नहीं है। नहीं, लोगों का ध्यान हटाने के लिए जी। नहीं, और इसके पहले और जयराम रमेश की अगर पॉलिटिकली आप देखिए तो जयराम रमेश कांग्रेस के किचन कैबिनेट के अलावा क्या है? एक वो इंदिरा गांधी जहां से लड़ी थी, एक सेकंड, चिदम्बरम के साथ भी उनके बहुत सारे बयान हैं। एक सेकंड, जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से इलेक्शन लड़ा था, उसी चिकमंगलुरु से आते हैं, और जिंदगी में कभी इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, किचन कैबिनेट में रहते हैं, और आज भी वो राज्यसभा के कर्नाटका से हैं। तो इसलिए उनके बयान को कितना आप वैल्यू देते हैं और क्यों देते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बात वैल्यू देने की नहीं है सर, बात तो ये भी है, शौचालय वाली बात तो उन्होंने भी कही थी। मंत्री के पद पर रहते हुए कोई बात करता है तो जाहिर कहीं, जैसा आपने कहा किचन कैबिनेट की बात है, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किचन कैबिनेट के अंदर उठी होगी शिगुफा अपने मन से। तो इतने ऐसा तो कांग्रेस में है नहीं कि आप मन से कुछ भी, वही कह रहा हूं कि किचन कैबिनेट का इन बिटवीन द लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए, और इसीलिए ये स्टेटमेंट आया है कि पब्लिक ओपिनियन डाइवर्ट करो, पब्लिक की थिंकिंग डाइवर्ट करो, मोदी पे ले आओ। ये सब चीजें लोग भूल जाएं, बात ये डाइवर्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोदी एक चीज और है आलोक जी, मोदी की लगातार हम देख रहे हैं आपके प्रशंसा आपकी पार्टी में भी हो रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी की लहर से दरकिनार नहीं किया जा सकता, मोदी की लोकप्रियता से दरकिनार उसे नहीं किया जा सकता। ये बात तमाम नेता कह चुके हैं आपके यहाँ से। ये स्थिति क्यों सर, क्यों इस तरह से बार बार, क्या ये आपका कोई फैक्टर आपको लग रहा है मोदी अब आपके लिए चुनौती है, और नहीं है तो फिर नाम क्यों ले रहे हैं आप उनका बार बार? देखिए सिद्धार्थ भाई, मैं नहीं समझता कि मोदी जी कोई चुनौती हैं, क्योंकि मोदी जी को केवल सामने आपके नेता तो मान रहे हैं। नहीं, देखिए नेता ने अगर किसी ने व्यक्तिगत अपना बयान दिया है तो स्पष्टीकरण करेंगे। मैं पार्टी के एंगल से कहना चाहता हूं, मोदी या कोई भी और हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने अगर मीडिया के सामने अगर वो ये बात कह रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं कह रहे थे कि हमारा व्यक्तिगत बयान है, तो उन्होंने कहीं किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने कोई बयान इस तरह का सीनियर लीडर का नहीं देखा है कि मोदी बहुत बड़ी कोई चुनौती है इस तरह की। इसी बयान को ले लीजिए, इसी में उन्होंने कहा है कि मोदी जो जयराम रमेश ने बात कही है, उन्होंने कहा कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर वो चुनौती भी नहीं मानते। ये एक अलग बात है, उन्होंने ये बात भी कही। उन्होंने आधा जो वाक्य बोला है वो ये भी कहा है कि 2014 के बाद ये मोदी वाला जो गुब्बारा है ये फूट जाएगा। हाँ, उसी की शुरुआत में मैं वही कह रहा हूं सिद्धार्थ भाई कि अगर पूरे हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो मैं कहीं नहीं समझता कि कांग्रेस किसी भी एंगल से मोदी को कोई इस तरह की चुनौती मांगती है कि जिससे हम निपट नहीं सकते। ठीक है, प्रतिद्वंदी दल के, वो सबसे बड़े विपक्षी दल के हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, स्वाभाविक है उनके प्लस और नेगेटिव पे हम जरूर बात करेंगे। उनके प्लस अगर कहीं होंगे तो हमें प्रतिद्वंदी होने के नाते उनको भी समझना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चुनौती है। वो चुनौती हर चुनाव होता है, चुनाव के मुद्दे होते हैं, पर वो मोदी है ना इस बार चुनौती। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी चुनौती है हमारे लिए, मोदी कहीं पर भी चुनौती नहीं है। मोदी तो केवल सांसद है, आरएसएस का एक मुखौटा है, मोदी इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, मैं तमाम लिस्ट आपको नेताओं की बता सकता हूं, आप ही की पार्टी के, जिन्होंने बहुत तारीफ की नरेंद्र मोदी की। जी बताएं। गुंटूर से आप ही के सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, उन्होंने भी ये बात कही है। आपसे कुछ देर तेलंगाना की बात जब हुई थी उसके विषय पे उन्होंने कहा कि मोदी की लहर को आप दरकिनार नहीं कर सकती कांग्रेस, और नहीं करना चाहिए। ये उनके शब्द थे, कोटेड शब्द थे उनके ये, और इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई थी और जवाब नहीं देते बन रहा था कांग्रेस को। तो जब आपके वरिष्ठ सांसद भी इस स्थिति के अंदर है कि चुनौती मान रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आप जैसा कि क्या स्थिति है कि सिर्फ चीजों को डाइवर्ट करने के लिए आप मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिद्धार्थ भाई, कांग्रेस कभी भी इस तरह के मुद्दों पर नहीं जाती है कि हम किसी मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और जहां तक जयराम रमेश जी का सवाल है, वो एक परिपक्व मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेसी से आए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, उनके अंदर उस तरह का वो पॉलिटिकल वो भी नहीं है। चिदम्बरम जी भी तारीफ कर चुके हैं, ये चिदम्बरम साहब ने ये भी कहा था, रास्ता में इंटरव्यू दिया था कि मोदी को नहीं दरकिनार आप कर सकते, पर हमारे लिए चुनौती नहीं। देखिए बात वही है कि
कि अगर अपोजिशन पार्टी मेन ने अगर उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया है तो स्वाभाविक है कि टक्कर है हमारी उनसे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चुनौती शब्द जो है वो दूसरे तरह से लिया जाता है। आलोक जी तो नहीं मान रहे हैं कि डाइवर्ट करने के लिए, पर जो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। आप देखिए महंगाई की भी जो बात है वो रुक नहीं रही है, जो लगातार भ्रष्टाचार की बातें आती है वो आती ही रही है, उस पर भी स्टॉप कहीं पे नहीं लगा है। तो कैसे नहीं माना जाए कि नहीं उसका यूज किया जा रहा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इवन जब राजनारायण जी इंदिरा गांधी के खिलाफ आफ्टर इमरजेंसी 1977 में खड़े हुए थे तो लोग कहते हैं ये तो पागल है, नेता थोड़ी है, इसको कौन वोट देगा। लेकिन उस राजनारायण ने क्या करके दिखाया वो सब हमारे सामने है और हम लोग सब उसके एक गवाह हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को इतना आसानी से रूल आउट कर दीजिए। लेकिन ये भी है कि टाइम टू टाइम उसको डाइवर्शन के लिए ये लोग ऐसा काम करते रहे। मोदी भी ढाल है कांग्रेस की। यस और यही ढाल ये यूज हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के अपनी चीजों पर से ध्यान हटाना। पर आलोक जी बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है। मैं शरण भाई की बहुत इज्जत के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि स्टेटमेंट से कैसे ध्यान हटेगा। एक तरफ तो मीडिया स्टेटमेंट को कांग्रेस के लिए नेगेटिव प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो हम ध्यान क्यों हटाना चाहेंगे और किस चीज से हटाना चाहेंगे? मैं नहीं समझ कहा कि नेगेटिव है, मैं तो खाली बात कर रहा हूं। नहीं सब सर जी 80 रुपए टमाटर और 80 रुपए प्याज से तो हटाना चाहेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्याज और टमाटर की जो बात है ये बहुत छोटी कॉमोडिटी है। प्याज आज से 10 दिन पहले बहुत महंगी थी, आज सस्ती है, आने वाले 10 दिन के बाद और सस्ती हो जाएगी। ये मार्केट का ट्रेंड है, किस तरह की फसल आई, कब फसल आई, कब हार्वेस्टिंग हुई। इन छोटी मोटी चीजों को आप इन बयानों के साथ जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। नहीं, ये भी वो कहते हैं कि बीजेपी को लोमड़ी भी माना जाता है और इस तरह की बातें जब होती हैं, आप लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग सीधी बात करते हैं, कांग्रेस में से इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और आप लोग भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी बार बार शहजादा शब्द का उपयोग करते हैं, आप लोग भी नरेंद्र मोदी का नाम उपयोग कर रहे हैं। मूल बातों पे आप भी नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं हमने मनरेगा लेके आ गए, हम ये लेकर के आ गए, पर बुनियादी जो प्रॉब्लम्स इस देश की हैं उस पर बात कोई नहीं कर रहा। इकोनॉमी पे कोई बात नहीं कर रहा है, लगातार गिरती इकोनॉमी पे। सोने की जो बात हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप किस तरह से ट्रेड डेफिसिट को करेंगे, इस पे कोई पुख्ता आपके पास भी विजन कहां है? नहीं देखिए, जहां तक इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात है, चिदम्बरम साहब ने आने वाले पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी तो अच्छे दिए सर, वही तो आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी दिए हैं। स्टेटमेंट से नहीं होता ना, उसके बाद रुपए की वैल्यू सुधरी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरी। आज रिकॉर्ड गिरा है। डीवैल्यूएशन देखिए सब, मैं आज के मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। डीवैल्यूएशन की जहां तक बात है, डीवैल्यूएशन एक ग्लोबल फेनोमेना रहा है, केवल रुपए के साथ ऐसा नहीं रहा है। और अभी दिवाली का सीजन था, गोल्ड का इंपोर्ट जिस तरह से रहा है, इन सब तमाम मुद्दों के साथ देखते हुए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उसकी तरफ चिंतित नहीं है और अपने बयान से बचना चाहती है। पर यही फिर मैं शरण साहब मोदी की बात पर मैं आता हूं। ये बात मोदी की भी इसमें दिख रही है, राहुल गांधी की स्पीच की भी लगातार हम लास्ट टाइम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जो मूल मुद्दे हैं जो देश शायद सुनना चाह रहा है, जिस पे बात करना चाह रहा है, ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं और वो करेंगे, राजनेताओं का काम है, पर जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब हमें लग रहा है कि आखिरी जो सबसे ब्रह्मास्त्र है, अब इसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं है देश को खाद्य सुरक्षा बिल के बाद। सिद्धार्थ, बार बार मैंने आपके टीवी चैनल पे कहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है। और सबसे बड़ी बात है, सब ये दोनों कहते हैं कि हम जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके लिए उसको हम लुभाना चाहते हैं, वो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन होगा हमारे वोट का। लेकिन उस युवा की एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी, कब ये लोग कितना जनरेट करेंगे? कोई भाषण देता है, अपने भाषण में बताता है इस बात को? किसी को चिंता नहीं है। वो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि पॉलिटिशियन बिल्ड ब्रिजेस वेयर देयर इज नो रिवर, और वो शायद कहीं चितार्थ होती हुई दिखाई देती है। नहीं, पर क्या सिर्फ नरेगा की बात करना, खाद्य सुरक्षा बिल की बात करना, इससे जो बातें हैं और वही रिपीटेडली हो रही हैं। सिद्धार्थ, खाद्य सुरक्षा बिल कोई बहुत बड़ा आपकी अचीवमेंट नहीं है। इसका माने कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कांग्रेस की रूल रही है, तो आप जो गरीबों को खाना देना चाहिए 60 साल आपने नहीं दिया है, ये आपका फेलियर है। दिस इज नॉट योर अचीवमेंट। ऐसा नहीं है, हर चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल का मतलब ये नहीं है कि 66% लोग भूखे मर रहे थे। अगर 66% लोग भूखे मर रहे होते तो शायद आधा हिंदुस्तान खाली हो गया होता। आरोप लगा देना, आलोचना कर देना एक आसान काम है। मैं केवल ये कह देना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर भी हेल्थ की इंश्योरेंस की जाती है, हेल्थ की सिक्योरिटी दी जाती है, फूड सिक्योरिटी और तमाम तरह की सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। तो क्या अमेरिका एक गरीब देश है? फूड सिक्योरिटी बिल अपने पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है सर हमारे से। बिल्कुल मानता हूं, पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका में भी सस्ता है, मैं मानता हूं। बांग्लादेश पाकिस्तान
सिद्धार्थ भाई मैं ये भी बता आप देना अमेरिका चाहता की हूं, बात कर रहे हैं, अभी भी तो देखिए जिनके साथ आप कंपीट, जो आपके पड़ोसी देश हैं, जो आप ही की कंडीशन में रह रहे हैं, मैं उसमें आपसे बेटर है, बुरे कंडीशन में रह रहे हैं, अब बुरे हैं बल्कि। मैं बता देना चाहता हूं, जितना दिल्ली के अंदर पेट्रोलियम का कंजम्पशन होता है लगभग उसका 2 गुना ही पूरे पाकिस्तान के अंदर होता है। पहला मुद्दा ये कोई रीजन नहीं हुआ। ये तो आपकी कमजोरी को छुपाने के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं। ये कोई रीजन नहीं है। छोटा सा ब्रेक सर। न्यूज़पेपर है वो 40 रुपए का मिलता है। आप ये भी देखिए, कहीं पर कोई चीजें सस्ती हैं तो कहीं पर कोई चीजें महंगी भी। आप न्यूज़पेपर को पेट्रोल से मत कंपेयर कीजिए। चलिए छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे चर्चा हमारी लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी ओर से बात जयराम रमेश ने कही है, और ऐसे जयराम रमेश की बात भी ना करते हुए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बात करते हैं। और अभी हम बात ही कर रहे थे कि इसके अंदर जर्मनी वाली बात भी कही है। मैं चाहता हूं शरण साहब आप खुद ही जरा इस बात को आगे बढ़ा दें कि किस तरह से वो बात है, तो जर्मनी से कंपैरिजन वाली बात कही जयराम रमेश ने कि 1932 के अंदर कैसे आगे देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का कि कांग्रेस पार्टी हमें कहां ले जा रहा है, हमें किस सोच में डाल रहा है। एक तरफ हम कहते हैं हम 21वीं सेंचुरी में हम इकोनॉमिक लीडर बनना चाहते हैं सब कुछ, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जिस तरह वोक्सवैगन 1932 में क्राइसिस में चली गई थी जर्मनी में, उस तरह का स्थिति अभी इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे इंडिया में। मनोस्थिति है। पर ये क्या सोच है, मेरे समझ में नहीं आती इन राजनीतिक वर्ग को। और सबसे बड़ा है कि उनके किचन कैबिनेट अगर ये सोच रही है तो ये हमें कहां डाइवर्ट कर रहे हैं, ये या क्या ग्राउंड रियलिटी यही है जिसे हमें ये लोग वंचित कर रहे हैं, झूठ मूठ का सपना दिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये दोनों सवाल मेरे मन में उठता है। शरण भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप भी तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों? और हम भी मानते हैं इस बात को। देखिए, किसी भी इकोनॉमिक और सोशल जब चेंजेस आते हैं तो एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन फेज को उन्होंने किसी एंगल से कंपेयर किया है। उन्होंने हालात को कंपेयर नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम वैसे ही हो गए हैं। उन्होंने केवल ये कहा है कि जिस तरह की सिचुएशंस वहां पर थी, इस तरह की कई जगह देखने को मिल रही हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम वैसे हैं या 1932 जो भी आप डेट बता रहे हैं कि 1932 के हालात हैं, ऐसा नहीं है। या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको बेकार में हम डिबेट का विषय बनाए, ये ठीक नहीं। चलिए, अब आप चूंकि नहीं मानेंगे उस बात को, डिबेट का विषय क्यों ना बने आलोक जी, जरा एक बात बताइए। इतने बड़े नेता हैं और जब बोलते हैं वो तो आपके सब लोग सुनते हैं,
देखिए उन्होंने आपकी पार्टी के माने जाते हैं, अगर वो कंपेयर करेंगे तो फिर ऐसे तो नरेंद्र मोदी के किसी बयान को भी नहीं आगे लेना चाहिए। सिद्धार्थ भाई, उन्होंने केवल ये कहा कि जिस तरह का इकोनॉमिक और सोशल ट्रांजिशन फेज उस समय पर चल रहा था, वैसा ही आज कहीं देखने को मिल रहा है। एक व्यक्तिगत बयान है, वो एक ब्यूरोक्रेट रहे, एक मिनिस्टर है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में नरेंद्र मोदी के भी कई ऐसे बयान होने में आप व्यक्तिगत क्यों नहीं मानते? नहीं, बहुत से बयान उनके होते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो आपने व्यक्तिगत माना हो। मोदी साहब भाजपा के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सर, वो नहीं थे तब भी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उससे पहले उनके बयानों की चर्चा नहीं रहती थी, तो मीडिया ने उनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आने के बाद ही मीडिया ने उनको ज्यादा हो ही रही है। हम जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सिलेक्टिव नहीं हो रही है, व्यक्ति विशेष को लेकर के पॉलिटिक्स नहीं की जा रही है, जिसको हम कैसे दरकिनार करें चरण जी? सर जी, व्यक्ति विशेष अगर पॉलिटिक्स नहीं होता तो इस देश में आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी की अस्तित्व नहीं होती। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी व्यक्ति विशेष नहीं है तो क्या है? लोग जब समझा नहीं, देखिए शरण भाई, आप देखिए 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या, मंत्री क्या, कहीं पर भी कोई स्थान नहीं लिया। इससे अच्छा और क्या? उसके बावजूद देश में राबड़ी देवी भी सीएम थी, ठीक है, नहीं बने थे लालू प्रसाद सीएम। देखिए आप बाला साहब ठाकरे भी कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़े। आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को राबड़ी देवी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए दोनों में बहुत फर्क है। वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मैक्सिमम पॉलिसीज जो है वो सरदार मनमोहन सिंह जी लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश को 1991 के जो आर्थिक संकट था उससे निकालने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नरसिम्हा राव साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी शरण साहब, उसका देखिए, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, ठीक है, एज एन इकोनॉमिस्ट there is no question raised, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर ही हैज बीन अटर फेलियर। क्या उनको हम कहें, क्या उनका अचीवमेंट है, मुझे बता दीजिए, एक अचीवमेंट बता दीजिए। एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो 120 करोड़ के आदमी के 542 कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके खड़ा नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर, जहां जाके लोकसभा में आज तक हमने ऐसे स्टूडेंट यही पढ़ा है कि भैया लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। आज आप किसी बच्चे से पूछिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, वो बेचारा 2 बार तिलमिला जाता है कि क्या बोलूं। उसको ये नहीं पता कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर तक। देखिए, तो अगर इतने पॉपुलर है और इतने ये हैं तो क्यों नहीं इलेक्शन? बात पॉपुलैरिटी की नहीं है। अपर हाउस है राज्यसभा, और राज्यसभा से भी अगर आए हैं तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रधानमंत्री बने, उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं कह रहा हूं। अब आपका परिप्रेक्ष्य, आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग हो सकता है। मैं नहीं समझता उसमें कहीं पर भी कोई चीज गलत रही है। और हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है, हर व्यक्ति का एक अपना आधार होता है। कुछ लोग चुनाव के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, कुछ लोग देश को संकट से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ऐसा कोई आधार नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ा तो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे संविधान के अंदर भी इस तरह का नहीं, एक सेकेंड, हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है वो कौन संभालता है? राज्यसभा के मेंबर आनंद शर्मा जी। हमारा रूरल डेवलपमेंट एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, कौन संभालता है? जयराम रमेश, जो अगेन राज्यसभा से हैं। हमारा हेल्थ और फैमिली वेलफेयर कौन संभालता है? जो राज्यसभा के मेंबर है गुलाब नबी आजाद। यानी कि जो लोकसभा, ये ऐसी मेरी काफी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आप कहें तो मैं सारा पढ़ सकता हूं। तो क्या इस देश में लोकसभा जो लोग जनता चुन के भेजते हैं वो किसी लायक नहीं है? ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ सकता हूं इसको। अगर आपने 4 नाम राज्यसभा, 4 नाम नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। 4 नाम अगर राज्यसभा से गिनवा रहे हैं तो 20 नाम आपको मैं लोकसभा से गिनवा सकता हूं। नहीं, मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैं 4 नाम नहीं है। उसका कोई वो नहीं है। गुलाम नबी आजाद जी कई बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज किस कपिल सिब्बल ने जिंदगी भर लॉ पढ़ा पर वो बने एचआरडी मिनिस्टर। उनके पास लॉ भी है, लॉ भी रहा है उनके पास, और कपिल सिब्बल साहब भी खुद लोकसभा से आए हैं। तो ये कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज और है, कई बार एक धर्मनिरपेक्षता की बातें लगाता है। शरण जी, मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि आप देखिए हर किसी की होड़ लगी पड़ी हुई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, थर्ड फ्रंट भी जो अब खड़ा है जिसमें उसने कांग्रेस को अलग कर दिया है अपने आप को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बताते हुए, ये दौड़ क्यों लगी पड़ी हुई है? क्या मुस्लिम तुष्टिकरण के बिना काम नहीं होगा किसी पार्टियों का? ये जान रहे हैं हर कोई। देखिए, प्रॉब्लम इस देश में ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि माइनॉरिटी को अगर हम अपील नहीं करते हैं तो मैं रूल नहीं कर सकता। और इसीलिए शायद मोदी जी बुर्का वाला स्टेटमेंट आया था, या उन मुसलमानों की टोपी पहन के लोग उनके उसमें आते हैं, या उनको बुलाया जाता है भले वो टोपी खुद ना पहने। कांग्रेस हमेशा से कहता है कि मैं मुसलमान, मैंने उनका तो ये लगता है जैसे उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया हो कि भैया वही मुसलमान की भाषा बोल सकते हैं और कोई उनकी आवाज भी रेज नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है।
अब इस देश का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है। अब वो जमाना चला गया जी किसी मौत से कह दिया जाता था और एक पार्टी को वोट मिलती थी। अब वो लोग भी पढ़े लिखे हैं और सही जगह पे वोट करते हैं और दे नो वेयर टू कास्ट देयर वोट। चलिए, अविनाश राय खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो बड़ी देर आए पर दुरुस्त आए। अविनाश खन्ना साहब, बहुत शुक्र, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले बताइए, आज जो बयान आया है, जयराम रमेश जी ने जो बात कही एक दो दिन पहले, उसमें ये बात कही कि कांग्रेस विशाल हाथी है, विशाल हाथी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है, बीजेपी सीआर की तरह है जो यहां वहां तेज भाग रही है। आलोक जी हमारे साथ है, वो कहते हैं इन बयानों का कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता है, इनको उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। क्या आपको भी लगता है कि व्यक्तिगत राय ही है? देखिए, एक बड़े नेता का एक पशुओं से, जानवरों से किसी चीज को कंपैरिजन करना मेरा ख्याल बहुत बड़ी समझदारी नहीं है जी। लेकिन अगर इसको ले कि बहुत बड़ी काया है जी, तो मेरा ख्याल उसका अभिप्राय ये है कि कांग्रेस इतनी बड़े पेट वाली पार्टी है, वो किसी तरह का भ्रष्टाचार भी खा के उसको हजम कर सकती है। उसने पताल लूटा, आकाश लूटा, हवा लूटी और फिर भी आज उसका पेट नहीं भरा। भ्रष्टाचार के सिवाय उसने कुछ नहीं दिया। मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहता हूं जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, देश से प्यार करने वाली पार्टी है और देश के किसी भी विषय पर जो देश के विरुद्ध हो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ऐसी पार्टी है जी। उसका रीसेंट उदाहरण बिहार की जो रैली, इतनी बड़ी रैली, वहां बम ब्लास्ट हुए और कोई भी रिएक्शन नहीं, किसी ने भी बिहार की किसी बस को नहीं फोड़ा, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा। इतनी अनुशासित लोग, सिर्फ स्टेज से एक अपील हुई कि हमें अपने अनुशासित ढंग से इस रैली को डिस्पर्स करना है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस एटीट्यूड से, इस कारण उसको साधुवाद देना चाहिए सभी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ होने के बावजूद भी एक अनुशासन बनाए रखा। वहां की जनता, वहां की सरकार किसी को कोई नुकसान खन्ना साहब, पहले तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि कंपैरिजन जो है वो पशुओं से नहीं किया गया है दलों का, वो रफ्तार से किया गया है कि धीमे चलने वाली रफ्तार है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से किया गया है। माफ कीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा तकाजा है तो आप, क्योंकि टेलीविजन मीडिया की मजबूरियां है। ब्रेक छोटा सा, ब्रेक के बाद फिर लौटता हूं, आप इसे शुरू करूंगा। छोटा सा Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नोकर 40 लोकांकडे काम केले था, पण सुरुवात केली मी बिग बी पासून। मंडळी तुमच्यासाठी काय तो चंदू आहे ना आपला नवीन नोकर, मस्त जेवण करतो। चंदू आल्यापासून घरात किती चैतन्य आलंय नाही? रोज टेकडीवरच्या देवळात जायचं, जाताना चालत जायचं। चालत? हे काय आई, चक्क साष्टांग नमस्कार वगैरे? आज तरी मिळाली का रिपोर्ट? आता भाई केल्यावर मिळणार नाही काय? भाई? हा भाई कोण? भाई स्वयंपाकातला भाई।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आलोक जी से एक बार फिर आपने अपनी बात अपने खत्म की थी, रुकी थी, वहां से शुरू कर दीजिए। सिद्धार्थ भाई मैं ये कह रहा था, अविनाश भाई ने कहा कि कंपैरिजन वाली बात तो वो मैंने क्लियर कर दी थी कि पशुओं से कोई कंपैरिजन किसी भी दल का नहीं किया जाता है, वो केवल चरित्र और चाल उसकी बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद नहीं, उन्होंने भी वो केवल पिल्ले तक सीमित नहीं किया था, पिल्ला कहीं कोई इंगित कर रहा था कोई चीज, इसलिए हमने उसको उठाया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने कहा खन्ना साहब ने कि बहुत ही अनुशासित, बहुत ही अनुशासित पार्टी है। नहीं साहब, मैं क्या अविनाश जी स्थिति है क्या? मैं अविनाश भाई बोलते हैं, अविनाश भाई की मैं एक सवाल का एक एक बातों को पकड़ा जाता है। यहाँ इतनी बात है तो कह दिया कि नहीं कंपैरिजन तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी सीआर की तरह है जो यहाँ वहां तेज भाग रही है। देखिए अब इससे क्लियर बात और कोई क्या कहेगा? देखिए सिद्धार्थ भाई, बहुत क्लियर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी को मुस्लिम्स के ऊपर कोई सवाल पूछा गया था और उनका रिएक्शन उसके ऊपर था। आप दोनों चीजों को कंपेयर नहीं करते। बीजेपी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने बीजेपी के बारे में नहीं पूछा कि बीजेपी कौन से पशु की तरह है, उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। बताइए आप ये मानने को। दूसरी बात खन्ना साहब ने कही कि अनुशासित पार्टी है। अनुशासन हमने देखा है, गुजरात में मोदी साहब आए और मोदी साहब ने सारी भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। कहां संजय जोशी जी चले गए, कहां केशु भाई पटेल चले गए, हमें तो पता चला उनके भी कोई भूत वूत बनाने का कोई ऑर्डर दे दिया है भाजपा ने। इसी तरह से केंद्र के अंदर भी आप एक साल के बाद देखिएगा, भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर खन्ना साहब को हम प्रश्न करेंगे कि अनुशासन कहां चला गया। अनुशासन की बात करते हैं, अडवाणी साहब ने पूरी पार्टी खड़ी की, उनको साइड कर दिया। विजय गोयल साहब का गांव उनसे 8-10 महीने मेहनत कराई इन्होंने, फिर पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं इनका जवाब देता हूं। जी हेलो जी सर, जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसी में ही उसको मौका मिलता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी प्रदेश का सीएम बन सकता है। ये एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक संगठन है, जो संगठन किसी परिवार से नहीं चलता, वो एक नहीं संघ परिवार से चलता है। आपका संगठन संघ परिवार, बड़े वाला परिवार है, वो भी संगठन है, वो भी संगठन है, वो भी संगठन है, वो भी देशभक्त संगठन है। आज तक संघ एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो देश हित की बात समझाता है। 1942 में संघ का क्या रोल रहा था वो भी पता होगा खन्ना साहब आपको। अरे सर, फिर तो मैं इमरजेंसी भी लगाई थी, छोड़िए ना, वो सब बातें होती रहेंगी आलोक जी। पर अविनाश जी एक बात जरा बताइए, संघ ने बताओ। अरे सर वो इतिहास में मत जाइए प्लीज। अविनाश जी मुझे बताइए कि ठीक है आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, एनडीए के, चूंकि एनडीए की बात मैं करूंगा, आपके पीछे तो शिवसेना पड़ी हुई है बुरी तरह से। संपादकीय सामना के अंदर लगातार बातें उठ रही हैं। इस बार उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण का भयंकर श्राप इस देश को लगा है। सत्ता हासिल करने के लिए राम मंदिर, समान नागरिक कानून जैसे मुद्दों को बगल रख दिया जाता है। तो वो भी आपको समझा ही रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में तो कहीं नहीं है, क्या नोमैंस लैंड में है आप? देखिए गठबंधन में जो पार्टियां होती हैं, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। जब सरकार बनती है तो वो सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। जी, हमने गठबंधन सरकार चलाई है, अच्छी तरह चलाई है और देश को अच्छा शासन दिया है। आज कहीं भी चले जाइए, फिर ऐसी बातें अब क्यों हो रही हैं? कुछ गलत तो हो रहा होगा ना सर? बिहारी वाजपेयी जी को आज भी लोग याद करते हैं। आज की मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज देखिए, राहुल जी जम्मू कश्मीर गए हैं, उन्होंने सरपंचों पंचों को संबोधन किया, उसमें कहा कि उनको ताकत मिलनी चाहिए और जो पंचायती राज सिस्टम है लागू होना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार कर नहीं रही। पिछले 5 साल से, क्योंकि वहां पर 6 साल का असेंबली होती है, पिछले 5 साल से सभी पार्टियां, सभी सरपंच पंच रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 73, 74 लागू की जाए। ठीक है सर, आज राहुल उसी का सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। पंचायती राज उसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है उसी के तहत तो सरकार को वापस समर्थन ले, क्यों सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? आप सामना में जो लिखा उसका जवाब दीजिए ना। आपने हिंदू टेंपल, राम मंदिर और सब मैंने बताया कि आपने आर्टिकल 370 छोड़ दिया, बुरखों पे आ गए हैं। आप उसका जवाब दीजिए ना, सामना में जो लिखा है। मैं वही दे रहा हूं, जब हर पार्टी को गठबंधन में अपनी बात कहने का राइट है जी, लेकिन जब गठबंधन सरकार बनती है तो फटकार लगा रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं सर? प्रोग्राम हमने पूरे किए। देखिए सामना के संपादकीय में आपको छोड़ के चले गए, शिवसेना और बचे, उनमें से राइट है आपके सामने है।
आलोक जी आप मत बताइए, आपके यहाँ भी बहुत लोग छोड़ के गए, लिस्ट निकाल लेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना कि कितने आपके यहाँ भी छोड़ के गए हैं। तो अविनाश जी ठीक है, हम मानते हैं कि एक सिखाया जाता है, पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब आडवाणी जी नाराज हो गए थे तब भी सामना के अंदर ये बात लिखी गई थी, तब भी ये बात आई थी, और पांचजन्य के अंदर भी बड़ा इसको लेकर के डिस्कशन भी किया गया था, क्लेरिफिकेशन भी दिया गया था। तो आपके कमोबेश स्थिति अलग कैसे है? मैं वही बात कर, सबसे पुराना गठबंधन हमारा शिवसेना और अकाली दल से है, आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा जी। इन दलों ने हमारा पहले भी साथ दिया, आज भी साथ देंगे, और उनकी अखबार है, उनका अपना एक आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी कर बात करते हैं तो उनको राइट है। बात है अगर वो हमारा गठबंधन तो नहीं तोड़ा, उन्होंने हमारे साथ खड़े हैं, जब सरकार बनेगी उसके बाद फटकार लगाते रहते हैं ना, आपको तय होते हैं, गठबंधन की बरह रहती है, पर आपको फटकार लगाते रहते हैं ना। मैंने देखिए डेमोक्रेसी में फटकार किसी को आप रोक सकते हो क्या? चलिए ठीक है, मैं एक चीज, चलिए मैं दिल्ली पे आना चाहूंगा। आज दिल्ली के अंदर सर आपकी लिस्ट भी आप लोगों ने जारी की है और तमाम तरह की बातें उसको लेकर के कही जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात जो है विजेंद्र गुप्ता साहब का अब नई दिल्ली से लड़ना, और वहीं अरविंद केजरीवाल का होना, और वहीं शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री है उनका होना, इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्या लगता है वो सीट निकाल पाएंगे विजेंद्र गुप्ता? डेफिनेटली आप देखना दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश भर में एक महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां लहर है, की बात कीजिए सर, इस सीट पे क्या लगता है आपको? नरेंद्र भाई मोदी, शीला दीक्षित कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए कि नहीं है, उकता चुकी है जनता, क्या लगता है? देखिए राजनीति आज मैं समझता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए लोग जो है वो मुख्यमंत्री को वोट नहीं डालने वाले जी। वो नहीं, इस बार जो वोट डलेगा वो परफॉर्मेंस और जो देश का माहौल है उसके ऊपर डलेगा, और जो नाकामयाबियां हैं सरकार की जी उसके ऊपर डलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस विषय में अपर हैंड है। ठीक है, और टिकट कटने की भी लगातार बातें आ रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटे भी हैं, जिन्हें मिले भी हैं। आपके लक्ष्मी नगर से अगर हम बात करें, बीबी त्यागी जी का टिकट जो है वो कटा है और अभय वर्मा को आपने टिकट दिया है, और चूंकि बीबी त्यागी जी लंबे समय से वहां पर काम भी कर रहे थे जमीनी तौर पर कमोबेश, आपको लगता है इस तरह से टिकट जो कटे हैं बहुत सारे लोगों के, वो असंतुष्टि की भावना कैसे आप रोक पाएंगे? ये सवाल मेरा बालोक जी से भी होगा, पर खैर उनकी लिस्ट अभी आई नहीं, पर आपसे मैं इसलिए पहले कर रहा हूं। अविनाश जी देखिए हमारी पार्टी का एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जी। हम पार्टी की विनिबिलिटी, कैंडिडेट की विनिबिलिटी और सहयोग लेकर चलने का जो सब कुछ देखते हैं जी। अगर वहां किसी का टिकट कटा है, किसी को मिला है जी, जो भी किसी को टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा और उसको जिताने के लिए काम करेगा। ठीक है शरण जी, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो जाता है नई दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली को बेहतर समझते हैं शरण जी, कैसे देख रहे हैं उसको, क्या लगता है? और देखिए मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बेचारे विजेंद्र जी की जितनी भी मेहनत थी उनको बलि का बकरा ना बना दिया गया है, क्योंकि पिछले बार अगर आप याद कीजिए तो जॉली जी लड़े थे जी। और कोई परिस्थिति बहुत बदल गई ऐसा मुझे नजर नहीं आता। जिनके नाम विजय है वही हार रहे हैं जी जी। तो अब इस बार विजेंद्र गुप्ता जी कौन सी मैजिक माइंड चलाएंगे जिससे वो शीला दीक्षित को हरा दें? और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि जो नई दिल्ली का सीट है, या जो गोल मार्केट का पुराना जिसको गोल मार्केट का सीट कहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट वर्क काफी हुआ है। वो ज्यादातर गवर्नमेंट सरकारी कॉलोनीज है वहाँ रादर देन प्राइवेट, इसलिए, और जो थोड़ा बहुत झुग्गी झोपड़ी हैं, तो इसलिए शीला दीक्षित ने वहां काफी काम किया है, और उनको हरा पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मुझे मैजिक से कम नहीं लगता। मतलब कंटेस्ट बहुत क्लोज हो जाएगा, आपको लगता है बड़ा क्लोज जाएगा? अरविंद केजरीवाल भी वहां पर है तो नहीं कि आपको लगता है कि वन लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी? बल्कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी को फायदा ही मिलेगा इससे केजरीवाल जी के वहां होने जी। चलिए आलोक जी, विजेंद्र गुप्ता शीला दीक्षित जी के सामने है, बहुत समय से पार्टी के अंदर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और अरविंद केजरीवाल भी वहां पे, दोनों में से बड़ी चुनौती आपके लिए कौन है? मैं समझता हूं, जहां तक शरण साहब ने भी वही बात कही कि नई दिल्ली सीट का सवाल है, शीला दीक्षित जी के सीट का सवाल है, वहां पर कोई भी अगर आएगा तो वो कोई भी शीला जी के सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर डेवलपमेंट कराया उन्होंने, डेवलपमेंट भी कराया है, उनकी अपनी पर्सनल छवि भी है। मैं समझता हूं कहीं पर कोई ऐसा डेवलपमेंट पूरे दिल्ली में नहीं कर पाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट वहीं पर हुआ है, पूरी दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अगर वहां पे वो एरिया पूरा अगर शीला दीक्षित जी अपने क्षेत्र की तरह पूरे दिल्ली को बना दे तो ये तो डिस्कशन ही आज ना नहीं, ऐसा नहीं है। आउटर क्षेत्र में पूरा एरिया जो स्थिति बनी नई हुई है, दिल्ली क्षेत्र जो है वो लुटियंस प्लान के तहत बसा हुआ है, उसमें पहले से भी विकास था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर विकास होने में समय लगेगा। नई दिल्ली क्षेत्र हमें आज अच्छा नजर आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं विजेंद्र गुप्ता जी या केजरीवाल जी, कोई भी शीला जी के सामने इस क्षेत्र में चुनौती नहीं बन पाए। क्यों नहीं बनेंगे? उनका जो अपना व्यक्तित्व है और जो विकास हुआ है, केजरीवाल जी का कोई आज ना कोई जनाधार है वहां पर, ना कोई पार्टी है उनकी, ना कोई कैडर है जी। मैं समझता हूं केवल नकारात्मक विचारों से आकर कोई करेगा। अब विजेंद्र गुप्ता जी रहने वाले रोहिणी में, उनकी वाइफ रोहिणी से कॉर्पोरेटर हैं, वहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़े। शरण साहब ने ठीक कहा, उनको बलि का बकरा बना दिया, यहाँ पर उनको कोई और मिल नहीं रहा था विजेंद्र गुप्ता जी को। क्या अविनाश जी, क्या बलि का बकरा बनाया गया है क्या विजेंद्र गुप्ता को? ऐसा नहीं होता कभी भी। पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी का आदेश मानता है और पूरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जी जान लाके विजेंद्र गुप्ता जी को जिताएंगे। और जब 8 तारीख को चुनाव आएंगे जी, तो आप देखेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव हार रही है, ऐसा आपका ही न्यूज चैनल जो है वो दिखाएगा। नहीं, पर ऐसा क्यों कह रही है कांग्रेस की विजेंद्र गुप्ता जी को बलि का बकरा बना दिया, ये नहीं वो नहीं? आपको लगता है आत्मविश्वास है इनके पास? यार इनको पास कुछ कहने को है ही नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी खन्ना साहब रहने वाले रोहिणी के, इसमें कोई दो राय। विजेंद्र गुप्ता जी कॉर्पोरेटर पहले वहां से रहे, इसमें कोई दो राय। उनकी वाइफ आज भी कॉर्पोरेटर वहां से हैं, लोकसभा का चुनाव भी वो उसी क्षेत्र से लड़े। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो यहां आकर चुनौती दे देंगे? अभी तो उनको घर ढूंढना पड़ेगा, कहां पर ऑफिस बनाए, कहां कंप्यूटर रखें, कहां कागज रखें। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी अपनी एक पहचान है। उन्होंने दिल्ली के लिए जितनी एजिटेशंस दिल्ली वासियों के लिए की है वो एक रिकॉर्ड है। तो कोई वो एक बात तो है नहीं कोई नया व्यक्ति हम पार्टी ने दिया। नहीं, वो जब अध्यक्ष थे, जब वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, उसी समय वो चुनाव हारे। उस समय तो ज्यादा बड़े लीडर थे वो। हारना आज भी तो हार और जीत की ही बात कर रहे हैं खन्ना साहब हम। नहीं, सुनिए ना, आज की परिस्थिति और पिछली परिस्थिति में अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। नहीं, क्यों बनाने जा रही है, कैसे बनाने जा रही है? चलिए शरण जी कुछ कह रहे थे। इश्यूज बहुत डिफरेंट है। चलिए आ रहे हैं आपके पास सर। नेशनल लेवल पर इश्यूज हैं। आप बोलिए। आप केवल नेशनल लेवल और कांग्रेस की कहीं पर कोई उंगली उठाने का मौका मिलता है तो उसके आधार पर सोच रहे हैं। मुंगेरी लाल साहब भी ऐसे ही सोचते थे। दूसरों के विचारों पर, दूसरे के कारनामों पर आप क्यों सोच रहे हैं? आपके पास कौन सा एजेंडा है? हमारे पास बहुत एजेंडे हैं, बहुत सारे नहीं साहब, एक ही बता दीजिए। कांग्रेस ने इस देश का, सुन लीजिए, कांग्रेस ने जो इस देश का हाल किया है, जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बचा सकती है। आपको 6 साल मौका दिया अटल जी के नेतृत्व में, दोबारा क्यों नहीं आए आप? हाँ, लोग आज भी याद करते हैं। नहीं, दोबारा क्यों नहीं आए फिर? अगर लोग आज याद करते हैं तो ठीक है, उस समय की परिस्थितियां कुछ नहीं होंगी तो आप केवल परिस्थिति बस चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हर फैसला परिस्थिति में होता है। चलिए, परिस्थिति अपनी जगह पर। शरण जी आप कुछ बात कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दिल्ली का इलेक्शन है, ये मैं 93 से जो दिल्ली में 94 में इलेक्शन हुआ था, तब से मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं दिल्ली के इलेक्शन को। और मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन बहुत ही अलग है और दोनों नेशनल पार्टियां जो अपने को ताजपोशी के लिए तैयार कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं पंचर करने वाला इस बार आम आदमी पार्टी है। ये आप मान के चलिए, दे आर ए फोर्स टू रेकन विद। नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस एंड बीजेपी, दोनों ने ही दामाद पे एक अलायंस कर लिया है। सच्चाई ये है। आप वदेरा पे बीजेपी कुछ नहीं बोलती और भट्टाचार्य जी पे कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। ये कौन सा अलायंस है, जरा दोनों पार्टियां मुझे बता दे। ये तो है नहीं कि दोनों ने कुछ किया नहीं। चलिए, ये भी एक बात अपने आप के अंदर। पर ये बात क्यों कही जा रही है शरण जी की, आपने ये बात कही कि केजरीवाल का वहां पर होना बीजेपी को नुकसान दे देगा, ऐसा क्यों? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो बटेगा फिर ऑब्वियसली। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी विल बी फोर्स टू रेकन विद, और दोनों पार्टियों का, कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एंड पीपल नाउ अंडरस्टैंड।
आप बीजेपी वाले बात करते हैं, मैं कहता हूं कि एमसीडी तो बीजेपी के पास है, हैं? साफ सफाई दिल्ली का उनके पास है, एमसीडी की साफ सफाई की जिम्मेदारी है। इस दिल्ली में कितना डेंगू फैला हुआ है ये देख लीजिए आप, आज मौसम के कारण कम हो रहा है, उनके साफ सफाई के कारण नहीं। अविनाश जी, क्या आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही है एंटी कम्बेंसी की। जनता हर समय उस आदमी को वोट डालती है जिसकी सरकार बनने वाली हो, एक ये फैक्टर रहता है जी। अपनी को वोट वेस्ट नहीं करनी चाहती। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, जब वहां पर अकाली दल से मनप्रीत अलग हुआ था तो रैलियां बड़ी होती थी, बात भी बड़ी होती थी जी। लेकिन एक भी सीट नहीं आई। यही हाल आम पार्टी का होने वाला है। ठीक है। और डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी का, कांग्रेस की नाकामियों का, हाँ। और देश के सारे वातावरण का जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी खन्ना साहब, एंटी इनकम्बेंसी कॉर्पोरेशन की भी बहुत ज्यादा है। हमारा तो एक एमएलए, आपके 4-4 कॉर्पोरेटर नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने किस तरह से लूट मचाई हुई है, किस तरह से कॉर्पोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार है, क्या वो जनता से छुपा हुआ है? आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के एंटी इनकम्बेंसी ने आपको हराया? ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुझे चलिए छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर आलोक जी आप हमारे साथ जुड़े क्योंकि चूंकि वक्त का आपके तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। सर, कुरुक्षेत्र जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, आज आप वहां से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र में भारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था, तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर आज जो लिस्ट जारी हुई है उसको देख करके क्या नजर आता है। आप शरण जी, जो लिस्ट आज जारी हुई उसको लेकर के आपको क्या लगता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द सिटिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, और जो बहुत फ्रेश फेसेस कुछ मुझे नई फ्रेशेस बहुत कुछ नहीं दिख रहे। अल्पसंख्यक से भी एक ही है। हाँ, और जो पूर्वांचल बीजेपी चिल्ला रही थी टॉप ऑफ देयर वॉइस, पूर्वांचल का भी कोई बहुत बड़ा लिस्ट में मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा, या लिस्ट में लोग नहीं दिख रहे। 2-4 लोग हैं वो पुराने लोग ही हैं, तो इसलिए कुछ नयापन लिस्ट में मुझे बीजेपी के नहीं दिखा, नहीं दिख रहा। क्या ऐसा है क्या अविनाश जी, नयापन आप लोग नहीं ला पाए, ऐसा कुछ आपको भी लगता है? देखिए, हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, 2 दल इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, अकाली दल और बीजेपी जी। अकाली दल को हमने 4 सीटें छोड़ी हैं। बाकी जो सीटें हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम विनेबिलिटी जो है उसको देखते हैं। हमने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी उस चुनाव लड़ेंगे जी। इसलिए जो हमारी सूची है इसमें हमने अपनी तरफ से जितने लोग जीत सकते हैं मैक्सिमम, उनको टिकट दिए हैं। ठीक है, तो
ये क्या विनिंग कॉम्बिनेशन साबित होगा आप शरण जी, आपको लगता है? नहीं, मुझे ये बताइए कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि हम पूर्वांचलियों के लिए लड़ते हैं, हम पूर्वांचलियों की वॉइस देंगे, हम उनको टिकट देंगे। कहां गया वो? एक टिकट मिला है बस। वो फैक्टर कहीं ना कहीं गुम हो गया क्या आपको लगता है? तो मुझे मिस हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि जो 30% पूर्वांचली हैं फिर वो बीजेपी को क्यों वोट दे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा क्यों हुआ अविनाश जी? आपको लगता है वहां थोड़ा मिस कर दिया कि नहीं, कोई और रणनीति उसके लिए आपके पास है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी वर्ग को छोड़ा होगा। कोशिश है, मैंने पहले भी आपको कहा कि पूरा माथापच्ची हुई है, पूरा फीडबैक लिया गया है। जो कार्यकर्ता जीत सकता था उसको हमने टिकट दिया है। हमने आखिर सरकार बनानी है, हमने हर फैक्टर को सोचकर, हमने हर फैक्टर को अपने ध्यान में रखकर ये सब टिकट बांटे हैं। नहीं, पर पूर्वांचल का फैक्टर आपके लिए बड़ा अहम फैक्टर है, आपके लिए क्या, सभी के लिए? क्योंकि जैसे कि शरण जी भी कह रहे थे 30-35% या जितना भी अमाउंट वहां पर है, और ये लोग अगर वोट करेंगे, जिसमें जेडीयू भी इस बार आ रही है और उम्मीद कर रही है कि ये वोट शायद उनके खाते में जाएगा, ऐसे के अंदर जब ये आपकी लिस्ट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं दिखती है उसमें, तो वो बातें फिर क्यों की गई? मैंने आपको इसका जवाब दिया ना पहले कि हमने पूरी माथापच्ची करके पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रख के, पर नयापन आप नहीं ला पाए। ठीक है शरण जी, बनानी है, उसलिए उन बेनिफिट जो है उसको टिकट दिए हमने। नहीं, खन्ना साहब, एक्चुअली दिल्ली बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बनिया कम्युनिटी का और पंजाबी कम्युनिटी का बोलबाला रहा है हमेशा ही, और वही बोलबाला आज भी दिख रहा है। इसमें पूर्वांचली का रिप्रेजेंटेशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वो जो जिनको टिकट भी मिला ही इज अ सिटिंग कैंडिडेट, कोई नया फेस आके नए कैंडिडेट को दिया गया है ऐसा नहीं है। तो ये क्या, ये यहाँ कहीं मिस कर दिया उन्होंने, आपको लगता मुझे लगता है इस बार जो जैसे मुलायम सिंह की पार्टी कह रही है कि वो लोग इलेक्शन 17 सीट पे लड़ेंगे, जेडीयू क्लेम कर रहा है कि हम 70 सीट पे लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो 35% एक मेजर चंक ऑफ वोट होता है, या इवन आम आदमी पार्टी, तो इसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोटों को का डिवीजन जरूर इसमें होगा। कोई बड़ा सरप्राइज आपको दिखता है इस लिस्ट के अंदर, जो आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ कहीं और मिस हो गया? पूर्वांचल की आपने बात की, इसके अलावा कोई और दिखता है आपको ऐसा बड़ा सरप्राइज? देखिए, एक और दिखता है, जो साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है मेहरौली से। जी, साहेब सिंह वर्मा रहने वाले मुड़का के हैं, हाँ, और उनको टिकट दिया गया है मेहरौली का। आप सोचिए ये भी कितना एक वो है, कहाँ मुड़का और कहाँ मेहरौली। अगर टिकट देना ही था तो उनको मुड़का से देना था, उनके गांव से देना था, वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही। ठीक है, आपको लगता है अविनाश जी, ये आपने अभी आपकी पार्टी ने आज जो लिस्ट जारी की, अब कांग्रेस की भी जो लिस्ट आएगी, कांग्रेस अब आपकी रणनीति को जान करके बेटर कैंडिडेट्स को ला सकती है, ये आपको कहीं ना कहीं डर है इस बात का? नहीं, देखिए, अगर यही डर होता तो हम उनका वेट करते। हमने अपनी तैयारी की है, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास वर्कर्स की टीम है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास लीडर्स हैं, तो इसलिए कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस क्या नहीं करती, उसकी चिंता किए बगैर हमने ये काम किया है। ठीक है शरण जी, देखिए, बीजेपी का जो मैं इस पे कोई वो टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। बीजेपी ने अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग अनाउंस किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ उस फॉर्मूले का? इट वॉज अ डिजास्टर। अब इस बार फिर उसी फॉर्मूला को वो नेशनल लेवल पे भी और दिल्ली लेवल पे भी ऑलरेडी दे हैव अनाउंस्ड द कैंडिडेट। तो क्या ये फॉर्मूला, फेलियर फॉर्मूला को दोबारा अपना के बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, मेरे समझ में नहीं है। और फिर दूसरा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने का जो राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां जाएगा? ये तो फिर वही कांग्रेस वाली बात हो गई कि आप वो 7 रेस कोर्स से बोलते हैं, तो इनके यहाँ नागपुर से आ जाएगा कि यही बन गए, तो वो बन गए। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल रहा? अविनाश जी, देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी में एक अपना किसी को कैंडिडेट बनाना वो एक राइट है। हमने वो किया। किसको बनाया? जिसका आज देश में बच्चे बच्चे के नाम पे, जवान पे नाम है कि नरेंद्र भाई इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। वो आज प्राइम मिनिस्टर कैंडी की तरह आप उनकी रैलियां देखिए, उनके कार्यक्रम देखिए, उनकी डिमांड देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखिए। हमने इस बात से कोई गलत काम नहीं किया। जो आप नागपुर कर रहे हैं, हमें कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं आती, और हम अपना पार्टी क्या फायदा है, पार्टी को कौन चीज फायदा दे सकती है, हम कैसे सरकार बना सकते हैं, कौन अच्छा व्यक्ति आगे आ सकता है, उसकी चर्चा करने के बाद ही फैसला लिया जाता है। हर्षवर्धन जी एक ईमानदार आदमी है, एक मेहनती आदमी है,
और वो उन्होंने एज ए MLA आप देखिए उस कंस्टिट्यूंसी में जाके ईमानदारी से काम किया है जी। उनको पहले अनाउंस करने में हमें कोई नुकसान नहीं। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट अब मैं कोई वक्त का तकाजा हमारे साथ में है, फाइनल कमेंट में सबका लेना चाहूंगा। शरण जी, कैसे पूरी चीजों को कुल मिलाकर अगर हम देखें दिल्ली को, क्योंकि चूंकि अब दिल्ली की बात अंत में हमने की है, क्या लगता है कैसे इस चुनौती के साथ कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी इन नामों के साथ? देखिए कैंडिडेट्स में ठीक है, मैंने जो कहा कि उनका जो बोलबाला रहा है बनिया कम्युनिटी में और पंजाब, उसकी बोलबाला इस लिस्ट में दिख रही है। ठीक है, मूल जो हाँ, बात है। हाँ, लेकिन जो 35% दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं उनका मुझे इस लिस्ट में कहीं भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। वो नुकसान देगा, वो नुकसान जरूर देगा और इसका फायदा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और जेडीयू और एसपी कुछ सीटें लेके, जैसे पिछली बार भी डीएसपी ने बहुत अच्छा एक रोल अदा किया था पिछली बार बहुत सारे सीट पे वो नंबर 2 पे थे। तो क्या ऐसा करके किंग मेकर के रोल में भी आ सकते हैं? किंग एक तो दे कैन बी ए स्पॉइलर टू बीजेपी ड्रीम्स और दूसरा दे कैन बी ए किंग मेकर। ठीक है, दोनों हो सकता है। चलिए अविनाश जी, संक्षेप में सर अपनी बात रख दीजिएगा, ये चुनौती आपके सामने, आप कैसे आप इसे पार पाएंगे? जी सर। दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये राजधानी है देश की, यहाँ पर हर प्रदेश के लोग रहते हैं और यहाँ की राजनीति का इम्पैक्ट भी होता है जी। दिल्ली के लोग फैसला करते समय वो देश में इस राजनीति में क्या असर होने वालेगा वो फैसला करेंगे। और जो बार बार आ रहा है कि आम पार्टी, मैंने आपको पंजाब का उदाहरण दिया है जी। कि वहां पर कोई असर, जब कोई लोग आखिर किसके विश्वास करेंगे? जो एक सरकार बनाने वाले लोग हैं, लोग उन पर ही विश्वास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देंगे और हमारी सरकार बनाएंगे और हम अच्छी सरकार चलाएंगे और दिल्ली की सेवा अच्छी तरह करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, आप कह रहे हैं साहब जैसे एमसीडी में करते हैं। चलिए, दिल्ली, आपने कहा कि दिल्ली के लोग समझदार हैं और अगर जैसी समझदारी पिछली 2 बार दिखाई, अगर ऐसी समझदारी फिर दिखा दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक हम कह सकते हैं कि शुभकामनाएं कि आप आगे जाकर के अच्छा करें और कैसे होता है, पर वक्त तय करेगा, लोग तय करेंगे कि मुद्दे क्या रहते हैं, किस तरह से वोटिंग दिया जाता है, क्या ये लहर जो बातें की जा रही है वोट में तब्दील होती है कि नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शरण साहब आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली को लेकर के क्या कुछ निकल करके आता है, पर चुनौती बहुत बड़ी है, इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिनेरियो बन गया है। पहली बार जब आम आदमी पार्टी आई है तो उसने कुछ किया हो ना हो, पर इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया है इन चुनावों को और चर्चा के अंदर वो आ गई है। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। Developing opportunity, developing taste,